डियर, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कितने प्रकार के वहाँ मोटिव्स हो सकते हैं। देखिए, मोटिव्स का मतलब ये है, आप कभी सिलाई कढ़ाई करते हैं तो उसमें आप कुछ चित्रकारी सी करके या कुछ वैसे बना के रखते हैं, फूल बनाना है, तो इसी प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स की भी संरचनाएं होती हैं, वो कोशिका में मौजूद होती हैं। और ये विशेष प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाते हैं। इनके आपको हमने अलग अलग नाम बताए थे कल पिछली क्लास में। हेलिक्स टर्न हेलिक्स होता है, जिंक फिंगर मोटिव्स होते हैं, ल्यूसिन जिपर होता है, हेलिक्स लूप हेलिक्स होते हैं, बहुत प्रकार के ये हेलिक्स होते हैं। ये देखिए आप इसमें, यहाँ ये हमने इसलिए डायग्राम लिया, ये बहुत स्पष्ट है। यहाँ डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन में आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो मेजर ग्रूव है डीएनए की, इस मेजर ग्रूव में ये किस प्रकार से, ये जो है बड़ी खांच में जो प्रोटीन्स हैं वो किस प्रकार से लगे हुए हैं, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से जो डॉट्स वगैरह है, इनको आप गौर करिए। इन डॉट्स को अगर आप देखेंगे तो ये डॉट्स जो है वो पूरी तरीके से किसके साथ है, सेट हो रहा है इनका। देखिए डॉट का डॉट से, ये एक प्रकार से डीएनए की कुछ श्रृंखलाएं होती हैं, जिनके श्रृंखलाओं के साथ में ये पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोटीन इसके साथ जुड़ता है, तो इसमें देखेंगे कि इसकी खांच में जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है वो किस प्रकार से इससे जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में ये उससे बंधित जो हुआ है, फिर उसके साथ में उसका जो भी उसकी सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को ये पढ़ते हैं और फिर उसके अनुसार ये अपना काम करते हैं। कई बार ये देखिए, जब ये जुड़ गए तो आप सोच के देखिए, जितनी जगह डीएनए को पहले मिल रही थी, अब उसको इनके कारण जुड़ने के कारण उसका जो एक प्रकार का कांटेक्ट जो उसका है एरिया, वो भी ज़्यादा एरिया बढ़ गया है। तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन होने के कारण क्या होता है, इनकी इंटरेक्शन के दौरान उनकी डीएनए की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब एक तरह से ये दो हो गए। तो दो होने के कारण इनकी जो है एरिया जो है, इनका काम करने का जगह बढ़ गई, और फिर इसके बाद ये शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का काम। क्योंकि डीएनए रेगुलेटरी जो सीक्वेंसेस होती हैं, ये सभी उसमें मिलती हैं ऑर्गेनिजम्स में, और ये सीक्वेंसेस का काम क्या होता है, इनिशिएशन करना प्रोटीन का बनाने का, उसको एनहांस करना और फिर उसको ख़त्म कर देना। और बहुत सारे डीएनए की जो रेगुलेटरी जो सीक्वेंसेस होती हैं, मोर देन 100 से भी ज़्यादा खोजी जा चुकी हैं। और ये कैसे पहचानी जाती हैं सीक्वेंसेस, इनको पहचानता है ये रेगुलेटरी प्रोटीन। आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन का काम क्या है, तो अभी आपको एक काम बताया कि ये एक तो सरफेस को, एरिया को बढ़ा देता है, उसका जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए ज़्यादा स्पेस देता है। फिर ये सीक्वेंसेस ही होती हैं जो कि पहचानने का काम करती हैं कि ये डीएनए की ये उसकी ऐसी सीक्वेंस है जो इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाएगी। तो ये क्या करती हैं, प्रोटीन्स को एक तरह से उस रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को पहचानने का काम करती हैं, और उन सीक्वेंसेस को पहचानने के बाद में फिर ट्रांसक्रिप्शन का काम शुरू होता है। ये उसमें बाधा नहीं डालती। कैसे बाधा नहीं डालती, देखिए इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये जो आपको हमने अलग अलग नाम दिए हैं, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ नेचर ने इनको बनाया है कि कहीं कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करता, जबकि ह्यूमन बींग्स ऐसे नहीं होते। दे ऑलवेज ट्राई टू इंटरफियर विद अदर्स। यहाँ पर ये जो एक प्रोसेस होता है इनका, उस प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये प्रोटीन्स उसको एक्टिवेट ही करेंगे या रिप्रेस करेंगे, लेकिन कहीं भी उसके काम में दखलंदाजी नहीं करते, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो होते हैं, ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको पहचान सकते हैं, और पूरी दृढ़ता के साथ उसके साथ ये जुड़ करके रहते हैं। और किस प्रकार से, जैसे देखिए ये जो बॉन्ड्स तो आपको मालूम ही है, पहले पढ़ा चुके हैं हम आपको कि जो डीएनए प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं, डीएनए के साथ ये प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक जो इंटरेक्शंस इनके बीच में होता है। लेकिन हाइड्रोजन बंधों को कोई ये किनारों पर जुड़ते हैं। जो भी न्यूक्लियोटाइड्स या बेसेस जो होती हैं ना, देखिए आप ये डॉट्स को बहुत ध्यान से देखिए,
यहाँ पर जो बेस है ये उसके साथ जुड़ता है, लेकिन उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। जो बेसेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे से उसी तरीके से बंधे रहते हैं। अगर आप एक प्रोटीन की देखें तो प्रोटीन और बेस को अगर आप दो को एक साथ देखें तो वो बहुत कमज़ोर होते हैं। भाई एक प्रोटीन का हिस्सा, एक जो बेस का हिस्सा है, अगर वो एक दूसरे को जोड़े तो वो इतना कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता। लेकिन जब कई स्थानों पर देखिए डॉट्स कई जगहों पर हैं और वो एक दूसरे के साथ में संपर्क में है, तो जब कई जगहों पर ऐसा संपर्क उनका होता है तो ये जो इनका एक तरह का बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इनको ये जो बंधी प्रोटीन्स होते हैं वो इसके साथ जो डीएनए के साथ जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे रेप्लिकेशन हो, रिकॉम्बिनेशन हो, ये जैसे हमने कहा स्टर्न सीजर्स का काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में संलग्न रहते हैं, ये सभी कामों को अच्छे से अंजाम दे देते हैं। जो टाइप्स ऑफ जो इसके मोटिव्स हैं हम उनकी बात करें तो देखिए हम सबसे पहले सबसे सरल वाले की बात करते हैं। ये देखिए, ये है, इसको हम बोलते हैं जिंक फिंगर मोटिव। इसको आप ध्यान से देखिए, आगे ये जो है फिंगर की तरह से ये इसमें से जुड़े हुए रहते हैं, एमिनो एसिड्स जो इनके साथ में लगते हैं। यहाँ बीच में जिंक है और इसके चारों ओर ये सिस्टीन लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये हिस्टोन और सिस्टीन लगे हुए हैं। नीचे आप इसमें देख रहे हैं ये जो हेलिक्स टर्न हेलिक होता है उसमें ये इस प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स हैं। और ये किस प्रकार से डीएनए के साथ में बाइंड होते हैं ये उसका आपको चित्र से बता रखा है। भाई इसमें बहुत ज़्यादा आपको वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि जो एक तरह से जो हायर प्लांट्स होते हैं, ये जिंक फिंगर जो एक्चुअली मिलता है वो हायर प्लांट्स में मिलेगा। कुछ ड्रोसोफिला के क्रोपल्स होते हैं प्रोटीन उसमें मिलता है। ये एक प्रकार से जो होते हैं जिंक जो एक प्रकार का अनुकल्प है या मोटिफ जो है, ये एक छोटा प्रोटीन जो है वो है मोटिफ, जिसमें एक या एक से अधिक जो होते हैं जिंक जो आयंस होते हैं वो एक साथ मिलकर के फोल्ड को स्थिर रखते हैं। ये जो फोल्ड फिंगर जैसा फोल्ड बना है इसको स्थिर रखने के लिए बीच में जिंक जो आ जाता है, ये जिंक आयंस इसको वो करके रखता है स्टेबल। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं इसमें प्रोटीन्स हैं और आउट लूपिंग के रूप में स्थित है, फिंगर जैसी एक स्ट्रक्चर को ये बना रहे हैं। जिंक आयन और इससे जुड़े हुए जो ये है अमाइनो अम्ल्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक प्रकार से अलग से एक डोमेन सा बना रहे हैं। देखिए ये अलग जगह है। ये जो फिंगर जैसे ये जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, जिसको जिंक आयन जो होता है वो अपने आप उसको स्टेबल करके रखता है, ये एक स्ट्रक्चर है ये फिंगर जैसा, इसीलिए इसको हम जिंक फिंगर मोटिफ कहते हैं। और यहाँ जो ये जो जिंक फिंगर मोटिफ है इसमें आरएनए पॉलीमरेज की मदद से राइबोसोमल और जीन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें ये मदद करते हैं। जो अलग अलग आप बुक्स में देखेंगे सिस्टीन S2 दे रखा है, हिस्टोन उसका हिस्टीडीन S2 दे रखा है, पर आप इतना ज़्यादा उसमें मत जाइए। किस तरह से ये फिंगर्स बनाते हैं मिलकर के, किसी में ये चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं, इसलिए जहाँ कहीं हिस्टीडीन और सिस्टीन दोनों मौजूद है उसको आप जैसे मैमेलियन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में पाया जाता है। तो इस जिंक फिंगर के जो है वो अलग अलग फंक्शंस को अगर आप देखें तो जैसे आरएनए बाइंडिंग का काम करेगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस में भाग ले सकता है ये, और वही डीएनए का जो आपको हमने काम बताया कि डीएनए के साथ जुड़ के उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ये अलग अलग स्टीरॉयड रिसेप्टर को दिखा रखा है एक डायग्राम में, आप देखेंगे बुक्स में। आप इनके मोटिव्स को इतना ही ध्यान रखिए जितना आपके कोर्स में है। देन अगर हम हेलिक्स टर्न हेलिक्स की बात करें तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स में जो शुरू में आपको हमने डायग्राम दिखाया था वो एक इस प्रकार का स्ट्रक्चरल मोटिफ है जो कि डीएनए से बंध जाता है, और इसमें 2 अल्फा हेलिक्स और एक छोटा कुंडलित अमीनो अम्ल द्वारा निर्मित क्षेत्र इसमें मौजूद होता है। इस अनुकल्प में बहुत से प्रोटीन होते हैं जो कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं, जो कि उनमें पाया जाता है। जो आपको अभी तक हमने बात बताई है वही बात हर एक के साथ में रिपीट होगी कि ये किस काम में आते हैं। ये एक प्रकार से उसको अलग अलग जगह पर अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसी वहाँ पर सुविधा होती है या जैसा इनको काम करना होता है उसके हिसाब से ये उस खांच में जा कर के जुड़ जाते हैं।
जो ड्रोसोफिला होती है उसमें बहुत सारे होम्योटिक जो जीन्स पाए जाते हैं वो भी डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और इस जो जो इसके जीन्स होते हैं, जो होम्योटिक जीन्स होते हैं, इनमें 60 अमीनो अम्ल द्वारा निर्मित एक बहुत ही कंजर्व प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम होम्यो बॉक्स के प्रोटीन क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम होम्यो बॉक्स कहते हैं या होम्यो डोमेन कहते हैं। कुछ बुक्स में आपके ये दिया हुआ है कि होम्यो बॉक्स क्या होता है, होम्यो डोमेन क्या होता है, जिसमें कि ऐसा क्षेत्र हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा संरक्षित प्रोटीन पाए जाते हों, उसको हम होम्यो बॉक्स या होम्यो डोमेन के नाम से जानते हैं। और डीएनए के जो ये जो एक होम्यो डोमेन होता है वो डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शंस के लिए एक ऐसे क्षेत्र का काम करता है जहाँ पर जो कि क्षेत्र डीएनए को तुरंत पहचान लेता है कि मुझे इस जगह पर जुड़ना है। अगर आप ल्यूसिन जिपर की बात करें, ये देखिए, ये भी स्टेरॉयड रिसेप्टर्स जो आपको हमने बताया था कि जो जिंक बंधी स्टेरॉयड जो मोटिव्स होते हैं, इसमें थायराइड हार्मोन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी डीएनए के बंधी क्षेत्र में मिलते हैं, जो कि विशिष्ट स्टेरॉयड हार्मोन्स से जुड़ करके या तो जीन एक्सप्रेशन को सक्रिय कर देते हैं अथवा रोक देते हैं। जो रेजिड्यूज जिंक होते हैं वो जिससे सिस्टीन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको हम बहुत डिटेल में अभी नहीं बता सकते, नहीं तो ये एक ही में हम अटक के रह जाएंगे। देखिए, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉयड रिसेप्टर मोटिव जो ये नाम बता रहा है आपका, जैसे बॉडी में अगर हम कोई भी रिएक्शन को देखते हैं तो किस प्रकार से वो, अगर हम मेडिसिन को भी लेते हैं तो वो मेडिसिन किस प्रकार से बॉडी में जाके रिएक्शन करती है, वो कहाँ पर जाकर के वो डिज़ोल्व होगी, कहाँ जाकर के वो किस तरीके से काम करेगी, ये सब आप इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में समझ सकते हैं। पर अभी आपके उसमें कोर्स में जितना है आप उसी तक फोकस रखिए। तो हम ल्यूसिन जिपर की बात कर रहे थे। ये देखिए, जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स है, किस प्रकार से ये जो अलग अलग आपको इस तरह के नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स रॉड जैसे, ये इसमें इसकी बड़ी खांच में अलग अलग जगहों पर इस तरह से देखिए जुड़ते हैं। अब डीएनए की जगह और प्रोटीन्स की जगह आप देखिए जस्ट डबल इसको स्पेस मिल गया है, और इसी डबल स्पेस की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन का काम है वो आसानी से हो जाता है, और उतने हिस्से का जो डीएनए होता है वो डीएनए डैमेज नहीं हो पाता। ल्यूसिन जिपर को अगर आप देखें तो ल्यूसिन जिपर में भी आप, जैसा इसका नाम बता रहा है कि ल्यूसिन जिपर एक हेल्फा हेलिक्स का बना हुआ होता है, जिसमें उस पूरे हेलिक्स में 7वां जो अमीनो अम्ल होगा, एवरी 7th जो होगा अमीनो एसिड, वो ल्यूसिन होता है। अगर इस प्रकार के हेलिक्स एक दूसरे के पास पास आ जाए, दो हेलिक्स, तो देखिए ये दांतों की तरह से नज़र आ रहा है आपको, सब यूनिट 1 सब यूनिट 2। हमने कहा ना ल्यूसिन जिपर में दो इस प्रकार के अल्फा हेलिक्स मौजूद हों, और अगर उनमें एवरी 7 उस पे नंबर पे उसमें ल्यूसिन मौजूद हो, तो ये दोनों जब एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दोनों जिप की तरह से काम करते हैं। और इन दोनों प्रोटीन्स का क्या हो जाता है, इन दोनों का डाइमराइजेशन हो जाता है। और जब ये प्रोटीन्स डीएनए के साथ जब ये बंधते हैं तो ये क्या करेंगे, जो एल्कलाइन जो अमीनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं वो शर्करा जो उसकी शुगर फॉस्फेट जो उसकी बैकबोन होती है उसमें बंध जाते हैं ये। जबकि अल्फा हेलिक्स जो होता है वो किस में लगा रहता है, जो मेजर उसकी ग्रूव होती है उसमें। और यहाँ पर ये भी क्या करते हैं, जीन अभिव्यक्ति या कह लीजिए आप उसको जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। कुछ बुक्स में आपके HMG जैसे बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, उस डोमेन में बहुत ज़्यादा हाई एक्टिविटी वाले प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन, और डीएनए की मरम्मत का काम करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे, डीएनए जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उसमें काम में लेते हैं, मिथाइलेशन में काम में आते हैं, ऐसे HMG बॉक्सेस होते हैं। ये डोमेन एक्चुअली 3 हेलिक्स के द्वारा बने हुए। अभी तक हमने ल्यूसिन जिपर में कहा 2 हेलिक्स थे, यहाँ 3 अल्फा हेलिक्स का काम होता है जो कि एक दूसरे से लूप के द्वारा अलग अलग रहते हैं। तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस को आप कैसे पहचानेंगे, उसके डिटेक्शन के क्या मेथड्स हो सकते हैं,
उनमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे होता है। साथ ही उसमें डीएनए फुट प्रिंटिंग ऐसे के द्वारा आप उसे पता कर सकती हैं। ईस्ट फर्स्ट हाइब्रिड सिस्टम होता है, बैक्टीरियल फर्स्ट हाइब्रिड सिस्टम होता है, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन होता है, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन एक्सरे के क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा भी हम कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन वेज नाउ अ डेज, इतनी हाई एडवांस का हमारा माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड, उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हो चुका है फील्ड। ये कुछ डायग्राम्स अलग अलग बुक्स में है, क्या है वही बात ये रहे हैं, थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, वही ल्यूसिन जिपर वगैरह, यही आपको हमने इसमें बताया है कि किस प्रकार से ये डिफरेंट जो मोटिव्स होते हैं वो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन में काम करते हैं और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में एक विशेष भूमिका निभाते हैं, रेप्लिकेशन में ये काम में आते हैं, रिकॉम्बिनेशन में आते हैं, स्ट्रैंड सीजर्स की तरह से काम करते हैं। साथ ही सेल डिवीज़न के टाइम में ये उसको जो क्रोमेटिन जो होता है मटेरियल या क्रोमेटिन जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको ये कंडेंस करने के काम में आते हैं, अलग अलग उसको करने में गुणसूत्र को काम में आते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क्स डेस्टिन्ड टू देम, बहुत सारे काम हैं ये जो करते हैं, बट बेसिक जो इनका काम है वही है कि डीएनए को ये बचाते हैं और साथ में उसको एक बड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन खुद ये उसमें पार्टिसिपेट उस तरीके से नहीं करते कि कोई हिंड्रेंस पैदा करे, ये या तो क्रिया को रोक देंगे या फिर क्रिया को एक्टिवेट कर देंगे, जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट, उसको बढ़ा भी सकते हैं। सो आई थिंक कि क्लियर हो चुका है अब आपको, नहीं तो आप एक बार पढ़ के देखिएगा, कोई और दिक्कत होगी तो हम इसको बाद में फिर से एक्सप्लेन करेंगे।